थैंक यू एवरीवन। आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 की जितने भी वीडियोस थे उन पे बहुत अच्छा फीडबैक दिया और इसी लेगेसी को हम लोग चैप्टर नंबर 2 में अब कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 2 में बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हम लोगों को प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, ये नहीं समझ में आता कौन सा फ्यूल का प्रिंसिपल किस जगह हम अप्लाई करें। क्या आपको भी ये प्रॉब्लम आती है? इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वॉच द वीडियो टिल एंड। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लेक्चर 1। ये वाला जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें बहुत सारी केस स्टडीज आती हैं। इसके अलावा इसको याद करने के लिए आपको साइड बाय साइड केस स्टडीज एमसीक्यू को लगातार करना पड़ेगा। और हाँ, हेडिंग्स बिल्कुल भी ना भूलें याद करना। हालांकि हेडिंग्स को याद करते हुए थोड़ी बहुत तो दिक्कत होगी, आपको लिख लिख के याद करना पड़ेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। हम लोग इस चैप्टर के अंदर कंसेप्ट क्लियर करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। इसके अलावा आपका ये वाला जो टॉपिक है नेचर एंड सिग्निफिकेंस, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आपको ये जानना चाहिए, ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अब तक मैंने जितने भी बच्चों को कराया, अगर हम उन्हें फ्योल या टेलर के प्रिंसिपल्स के बारे में पहले से बताते हैं तो उन्हें मैनेजमेंट के नेचर्स बहुत इजीली समझ में आते हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे फ्योल के प्रिंसिपल्स। वैसे तो ये टोटल 14 प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ इस लेक्चर में फर्स्ट 6 कवर करेंगे। इमेजिन करो आप और आपके फ्रेंड्स जो हैं एक क्रिकेट टीम बनाना चाह रहे हैं। मतलब आपका दोस्त एक टीम, आप एक टीम, और आप दोनों चाहते हैं कि उस टीम में कैप्टन आपके टीचर्स हैं। हम एज्यूम करते हैं कि आपके पास एक मिसेस कपूर टीचर हैं और एक मिस्टर शर्मा टीचर है, और दोनों के कैप्टन बनने के लिए दोनों ने अपने अपने बारे में क्या बताया। मिसेस कपूर ने बताया कि मैं बहुत ही सीनियर हूं और मुझे लगभग 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो इस वजह से अगर मैं सीनियरिटी की बात करती हूं तो मुझे ही कैप्टन बनना चाहिए क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन मिस्टर शर्मा जी कह रहे हैं कि अगर हम मेरिट की बात देखते हैं तो मैं एक बहुत समय से खेल रहा हूं, बेस्ट क्रिकेटर हूं, और इसके अलावा मैं कैप्टन बनने के सबसे ज्यादा करीब हूं। क्यों? क्योंकि मेरिट के हिसाब से मुझ में ज्यादा स्किल्स है। तो आप देखिएगा, मिसेस कपूर चाहती हैं कि जो कैप्टन बने सीनियरिटी के हिसाब से बने, और मिस्टर शर्मा चाहते हैं कि जो कैप्टन बने वो मेरिट के हिसाब से बने, जिसको क्रिकेट बहुत अच्छा खेलना आता है। अब होता ये है, मिसेस कपूर अपनी बात को और प्रूव करने के लिए कहती हैं कि मैं तब से सीनियर हूं जब से ये बच्चे गोद के थे, मतलब ये बहुत छोटे बच्चे थे, मैं तब से सीनियर हूं और इस वजह से सीनियरिटी मेरी बनती है। और मिस्टर शर्मा ये कह रहे हैं कि मैंने एक बार बॉल को हिट किया था और क्लासरूम के विंडो को भी तोड़ दिया था। अब स्टूडेंट इस पूरे के पूरे टास्क का एंजॉय कर रहे हैं, इस पूरे के पूरे सीन को एक कॉमेडी सीन के जैसे एंजॉय कर रहे हैं। बट आपने एक बात नोटिस करी इसके अंदर, इसका मतलब हमारे पास प्रमोशन के 2 रूल बनते हैं। पहला, या तो हम अपने स्टाफ को प्रमोशन एज पर सीनियरिटी दें, और या फिर हम प्रमोशन एज पर उनकी मेरिट्स और क्वालिफिकेशन के हिसाब से दें। तो यही चीज हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सिखाता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक्चुअली हमारे लिए बहुत ही ब्रॉड और जनरल गाइडलाइंस हैं जो हमें डिसीजन मेकिंग सिखाता है। पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा कि हमारे पास 2 एस्पेक्ट थे, सीनियरिटी और मैरिट। एक तरीके से मैनेजमेंट हमें ये बता रहे हैं कि हम किस चीज को फॉलो करें ताकि हम एक अच्छा कैप्टन चूज कर सके। तो ऑफ कोर्स हम लोग उस केस के अंदर मैरिट को ही प्रेफरेंस देंगे। सेम यहां पर है, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं हमें गाइडलाइंस देते हैं कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से डिसीजन ले सकते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम करे। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, तो आंसर आएगा ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग। अब इसी एग्जाम्पल को हम थोड़े से ऑर्गेनाइजेशन के कंसर्न में बात करते हैं। एम्प्लॉयज का प्रमोशन मैनेजर जो है
अलग अलग रूल्स के हिसाब से करता है। कुछ लोग सीनियोरिटी के हिसाब से समझते हैं और कुछ लोग मेरिट। ऑफ कोर्स आज के डेट में मेरिट को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। अब यहां पर एक बड़ा फनी सीन होता है, जब भी हम बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं, बच्चे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स की स्पेलिंग और अपने स्कूल के प्रिंसिपल की स्पेलिंग को मिक्स कर जाते हैं। मतलब याद रखिएगा, आपके जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसकी स्पेलिंग में PLE है और स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनकी स्पेलिंग में PAL है। तो याद रखिएगा, दोनों स्पेलिंग्स को आपस में मिक्स मत कीजिए। अब आप लोगों से एक ही क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स में क्या फर्क है। आप एक छोटी सी बात देखिएगा, आप अपना ही एक एग्जांपल लीजिए। आपके 60% मार्क्स है, आपको बड़ा दुख लगता है, लेकिन अगर आपके दोस्त के 40 या 45% आते हैं, आप बहुत खुश हो जाते हैं। इसका मतलब ह्यूमन बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग रिएक्टिविटी करता है। तो आप खुद सोचिए, जो प्रिंसिपल्स ह्यूमन बिहेवियर पर हैं वो कैसे स्टैटिक हो सकते हैं, मतलब वो भी बिहेवियर के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। Unlike principles in pure science, managerial principles are not rigid. They deal with human behavior and should be applied creatively to address specific situational demands. आदमी के बिहेवियर के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से हम इसमें चेंजेस ला सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल, एक नर्सरी क्लास का बच्चा क्लासरूम से बाहर जाता है बिना टीचर की परमिशन के लिए, और यही 12th का बच्चा क्लासरूम से बाहर जाता है बिना टीचर की परमिशन के लिए। दोनों के इस एग्जाम्पल में अलग अलग डिसिप्लिन एक्ट होते हैं, क्योंकि दोनों का बिहेवियर अलग है, दोनों के कंसेप्ट्स अलग है। In the same way, managers do not have a fixed set of steps to follow because they are dealing with ever-changing ingredients of human behavior and organizational dynamic. होता क्या है, ऑर्गेनाइजेशन भी डायनामिक है, समय के साथ बदलता रहता है, आदमी का बिहेवियर तो बदलता ही है। तो इस वजह से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है समय के साथ साथ फ्लेक्सिबल होते हैं। अब जो अगला हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा हेनरी फ्योल। इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए, ये सज्जन है हेनरी फ्योल। 1841 से 1925 तक का इनका लाइफ टाइम रहा है और ये फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे। इन्होंने 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को लेके एक बहुत सिस्टमैटिक थ्योरी डेवलप करी एंड सरप्राइजिंगली वो थ्योरी आज तक चल रही है। He believed that just like a worker efficiency are crucial in a factory system, managerial efficiency was also equally important. मतलब इनका ये कहना है कि जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से मैनेजमेंट का काम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि इन्होंने जब स्टार्टिंग में मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में बताया था, तो आज तो हम लोग डिस्कस करते हैं पोस्ट डीसी, मगर इन्होंने 5 नहीं दिए थे, इन्होंने 4 दिए थे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। हालांकि इनका वर्जन अलग था, इन्होंने प्लानिंग को प्लान बोला, ऑर्गेनाइजिंग को ऑर्गेनाइज, देन कमांड, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। अब फ्योल ने इस बात पे फोकस किया कि हम अपनी सभी की सभी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज को डिवाइड करें। हालांकि इन्होंने भी अपने इंडस्ट्रीज के अंदर एक्टिविटीज को 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। मतलब आप सोचिएगा, काम को डिवाइड करके एक्सपर्टीज डेवलप करना इन्होंने 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में सोच लिया था, जो आज हम लोग MBA की बुक्स में पढ़ते हैं। इन्होंने काम को 6 ग्रुप्स में डिवाइड करा, टेक्निकल, कॉमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग, मैनेजरियल। और ये जो कैटेगराइजेशन था कहीं ना कहीं मैनेजर्स को बहुत हेल्प कर रहा था काम को अच्छे ढंग से ओवरलुक करने में, ध्यान देने में, काम को ओवरसी करने में। एक्चुअली फ्योल जो थे एक बहुत ही बड़े इन्फ्लुएंशियल थे। उन्होंने फाउंडेशन ऑफ वर्क जो था क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी में बताया था, और इसीलिए उन्होंने को हम लोग फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट कहते हैं, क्योंकि वो एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दुनिया को मैनेजमेंट थ्योरी से इंट्रोड्यूस कराया था। तो आपसे अगर ये पूछा जाता है हु इज नोन एज द फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट,
तो आपका जो आंसर रहेगा हेनरी फ्योल। अब आपसे ये बहुत बार पूछा जाता है कि हेनरी फ्योल ने कितने प्रिंसिपल्स डेवलप किए थे। तो बेसिकली उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स डेवलप करे थे, लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग ये सिर्फ 6 प्रिंसिपल्स को स्टडी करेंगे। तो हेनरी फ्योल का सबसे पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। अगर इस वर्ड को आप ध्यान से देखें, यहां पर इस हेडिंग के अंदर ही इसका मीनिंग है। डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स काम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देना। आपको इस प्रिंसिपल को समझने से पहले एक एग्जांपल बहुत अच्छे ढंग से समझना चाहिए। काम को बहुत स्मूथ करने के लिए फैमिलीज और ऑर्गेनाइजेशन हमेशा काम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके रखते हैं। आप खुद देखिएगा, आपके घर में किचन मम्मा देखती हैं, बिजनेस पापा देखते हैं, छोटे मोटे काम बाहर के बाजार के उस घर के परिवार के बच्चे करते हैं। मतलब काम हर एक परिवार में बटा हुआ होता है। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी स्कूल के अंदर बेल बजाने के लिए एक अलग पर्सन होगा, स्कूल में स्टाफ की टी वगैरह के लिए अलग पर्सन होगा, इसके अलावा वहां पर लैब अटेंडेंट अलग होंगे। तो एक तरीके से स्कूल ऑर्गेनाइजेशन उसने भी काम को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक मैरिज में एक ग्रुप इंचार्ज जो है डेकोर का काम करता है, जगह को जो भी प्लेस है वेन्यू है उसको डेकोरेट करता है। दूसरा ग्रुप जो है कैटरिंग का काम कर रहा है। समवन मैनेजेस द म्यूजिक, एक म्यूजिक का काम देख रहा है, एंटरटेनमेंट का काम देख रहा है, और एक टीम जो है गेस्ट को सर्विसेज दे रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक मैरिज में वो दिखने में तो एक मैरिज है, बट इंटरनली वहां पर काम बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड है, और जो लोग इस काम को कर रहे हैं वो अपने आप में एक्सपर्ट होते जा रहे हैं। क्योंकि जो कैटरर है वो कई मैरिजेस में सिर्फ कैटरिंग देख रहा है, जो डेकोर वाला है वो कई मैरिजेस में डेकोर का काम देख रहा है, तो वो सब अपने अपने काम में एक्सपर्ट्स होते जा रहे हैं। अब स्पेशलाइजेशन कैसे आया? नाउ लेट्स फोकस ऑन द कैटरिंग टीम। विद इन दिस टीम देयर आर स्पेशलिस्ट। एक हेड शेफ होता है जो एक्सपर्ट होता है डिलीशियस इंडियन कुजीन्स बनाने में। इसके अलावा एक स्वीट्स बनाने में एक्सपर्ट होगा, एक तंदूरी कुकिंग में एक्सपर्ट होगा। तो इसका मतलब एक खाली कैटरिंग की टीम को भी उन्होंने इंटरनली कई हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जिसमें अलग अलग एक्सपर्ट्स अपॉइंट करें। अब वो एक्सपर्ट्स कैसे बने? क्योंकि वो काम को रिपीटेटिवली अलग अलग मैरिजेस में बट सेम काम करते आ रहे हैं। अब ये स्पेशलाइजेशन इस बात पे ध्यान रखता है कि आपकी मैरिज में जो भी खाना बने वन ऑफ द बेस्ट बने, स्वीट्स का टेस्ट बिल्कुल ठीक हो, और इसके अलावा जो तंदूर की ब्रेड्स आ रही हैं वो भी बहुत अच्छे ढंग से बेक्ड। हर एक पर्सन जो है अपने काम में एक्सपर्ट है, जो भी उसको काम दिया गया है, एवरीथिंग कम्स टुगेदर सीमलेसली। अब चूंकि हर एक बंदा अपने अपने काम में एक्सपर्ट हो चुका है, कोई आपस में क्योज नहीं है, तो एक के बाद दूसरा काम बाय डिफॉल्ट चलता रहा है और बहुत ही सीमलेसली मैरिज में काम हो रहा है। यही बात इस एग्जाम्पल के बाद हम डिस्कस करते हैं फ्योल ने कैसे कही है। फ्योल ने कहा है डिवाइडिंग वर्क इनटू स्मॉलर टास्क और जॉब इज अ की मैनेजरियल प्रिंसिपल, कि अगर हम किसी भी फैक्ट्री किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के काम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करें तो कहीं ना कहीं वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को और एनहेंस करता है। ये जो डिवीजन ऑफ वर्क होता है कहीं ना कहीं इंडिविजुअल्स की स्किल्स, एक्सपर्टीज और कॉम्पिटेंसी को भी डेवलप करता है। ईच पर्सन और टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ ओवरऑल वर्क। हालांकि काम तो पूरे ग्रुप को दिया जाता है, लेकिन उस टीम में भी इंटरनल डिवीजन करके काम को कई हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि स्पेशलाइजेशन होता कैसे है। सीधी सी बात है, स्पेशलाइजेशन एक नेचुरल आउटकम हो जाता है जब हम काम को टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति एक ही काम नंबर ऑफ टाइम्स कर चुका होता है तो वो उसमें एक्सपर्ट हो जाता है। अब बात करते हैं एमसीक्यू की। डिवीजन ऑफ वर्क से रिलेटेड है। प्राइमरी पर्पस क्या होता है फ्योल के प्रिंसिपल्स के डिवीजन ऑफ वर्क का? सबसे पहला टू डिक्रीज प्रोडक्टिविटी, ये तो बिल्कुल भी नहीं। टू इंक्रीज एफर्ट्स रिक्वायर्ड फॉर टास्क, कुछ हद तक चल सकता है। टू अचीव हायर प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी फॉर द सेम एफर्ट्स, ये बिल्कुल ठीक है। जब हम काम को टुकड़ों में डिवाइड करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी एनहेंस होती है, क्वालिटी ऑफ वर्क भी बढ़ता है। टू एलिमिनेट स्पेशलाइजेशन, ये तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। नाउ द सेकंड इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी।
आपको ये डायग्राम ध्यान होगा, ये वाला डायग्राम हमारा लेवल ऑफ मैनेजमेंट का था। इस डायग्राम के अंदर हम लोगों ने अलग अलग लेवल ऑफ मैनेजमेंट को डिजाइन किया था, बट साथ में मैंने इस डायग्राम में बताया था कि आपकी एक अथॉरिटी होती है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मतलब अथॉरिटी डाउनवर्ड्स चलती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड्स चलती है। अब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने पहले हम लोग इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। हम ये मान के चलते हैं हमारे पास एक स्कूल का एग्जाम्पल है जिसमें मिसेस शर्मा जो है प्रिंसिपल हैं। आप देखिए, मिसेस शर्मा स्कूल की हेड हैं, उनके पास पावर है डिसीजन लेने की, स्कूल के रूल्स को सेट करने की, क्लास शेड्यूल बनाने की और इवन देन टीचर्स को अपॉइंट करने की। वो अपने टीचर्स और स्टूडेंट्स को जो भी कहते हैं उम्मीद करती है कि वो सारा का सारा काम फॉलो हो। एक तरीके से हर अथॉरिटी इज लाइक द बॉस, मतलब वो स्कूल की बॉस हैं और उनकी अथॉरिटी एक बॉस के जैसे है। सारा स्कूल का काम देखना, ऑर्डर देना और सब लोग उसको फॉलो करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट आप सोचिएगा अगर उस स्कूल के अंदर कोई इवेंट हो रहा है, कोई एनुअल फंक्शन हो रहा है, तो यही मिसेस शर्मा जो प्रिंसिपल हैं एक साइड तो अथॉरिटी रखती हैं, बट दूसरी साइड उस एनुअल फंक्शन के प्रॉपरली पूरे होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये रखती है। Now because Mrs. Sharma has the authority, she also has a big responsibility. If she decide to have a special event at the school like sports day, she is responsible for making sure it goes well. स्कूल के अंदर एक स्पोर्ट्स डे है और वो इस बात पे बहुत ध्यान दे रही है कि वो स्पोर्ट्स डे बहुत अच्छे ढंग से हो। If there are any problem, it's her job to fix them. और अगर स्पोर्ट्स डे में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मिसेस शर्मा का काम बनता है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें और स्पोर्ट्स डे को बहुत स्मूथली कंडक्ट कराएं। हर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लाइक द ड्यूटी दैट कम्स विद बीइंग द बॉस। अब एक तरफ तो वो बॉस है, बट दूसरी तरफ वो रिस्पॉन्सिबल भी हैं कि काम को बहुत सही ढंग से किया जाए। इस पूरे केस के अंदर अगर हम देखते हैं, अब अगर हम बात करते हैं अथॉरिटी के टाइप्स की, तो ये दो टाइप्स की होती है, ऑफिशियल और पर्सनल। मिसेस शर्मा जो हैं ऑफिशियली अथॉरिटी है, वो स्कूल के प्रिंसिपल हैं। द प्रिंसिपल कैन मेक इंपॉर्टेंट डिसीजन। प्रिंसिपल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल में इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकता है, स्कूल की रूल बुक डिजाइन कर सकता है और हर एक को बता सकता है उन्हें ऑफिशियली क्या काम करना है। इसके अलावा मिसेस शर्मा की पर्सनल अथॉरिटी भी है। मिसेस शर्मा बहुत काइंड हार्टेड है, रिस्पेक्टफुल पर्सन है। टीचर्स स्टूडेंट उन्हें पसंद करते हैं बिकॉज शी हैज फेयर एंड अंडरस्टैंडिंग। उनकी एक फेयर नेचर है, बहुत अंडरस्टैंडिंग नेचर है। और इवन देन बियॉन्ड ऑफिशियल अथॉरिटी उनकी कुछ पर्सनल अथॉरिटी है। लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं, उनको सुनते हैं, एंड बिकॉज दे रिस्पेक्ट हर एज अ पर्सन, नॉट जस्ट एज अ प्रिंसिपल। अब यहाँ पर बीइंग वो पर्सनल ऑथराइज्ड सॉरी आपस में इंटरेक्ट करते हैं, अपनी तरफ से भी कुछ काम कहते हैं और लोग उनकी बात पर ट्रस्ट करते हैं, तो उनके लिए और ज्यादा रिस्पेक्ट रिगार्ड आता है। इसी चीज को फ्योल ने कैसे बोला है, अथॉरिटी का मतलब होता है राइट हेल्ड बाय अ मैनेजर टू गिव ऑर्डर। अगर आप देखिएगा पिछले एग्जांपल में हमने देखा मिसेस शर्मा प्रिंसिपल है, उनके पास राइट है ऑर्डर देने का, मेक डिसीजन लेने का, एंड एक्सपेक्ट ओबीडियंस फ्रॉम सबऑर्डिनेट। मिसेस शर्मा के केस में ये था, बीइंग स्कूल की प्रिंसिपल वो रूल्स बना सकती हैं, डिसीजन ले सकती है और वो एक्सपेक्ट करते हैं स्टूडेंट और स्टाफ उनके रूल्स, उनके डिसीजन को फॉलो करें। इट इज द पावर इन अ मैनेजरियल पोजीशन टू डायरेक्ट एंड कंट्रोल द एक्शन ऑफ अदर्स। अब अथॉरिटी की हेल्प से क्या होता है कि हम बाकी टीम के एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। आपके पास अथॉरिटी है, आप जिसे जो काम डिवाइड करना चाहें वो कर सकते हैं। आपको लगता है इस पर्सन को इस टीम से दूसरी टीम में डालकर अच्छा आउटपुट आ सकता है, तो ये सब काम अथॉरिटी में किए जा सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी अथॉरिटी की बहुत क्लोज है। व्हेन अ मैनेजर हैज अथॉरिटी ओवर अ टास्क और एरिया, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटकम। अगर मैनेजर के पास किसी काम की अथॉरिटी है तो डेफिनेटली वो रिस्पॉन्सिबल भी है उस काम के लिए कि काम सही ढंग से पूरा होना चाहिए। अभी हम लोगों ने मिसेस शर्मा प्रिंसिपल वाले केस के अंदर दो टाइप्स की अथॉरिटी पढ़ी थी, ऑफिशियल और पर्सनल। तो अगर आपसे पूछते हैं टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, ऑफिशियल अथॉरिटी फॉर्मल अथॉरिटी होती है, मतलब ऑफिशियली आप ऑर्गेनाइजेशन के बॉस हो और आप एज ए बॉस अपने डिसीजन दे सकते हैं।
Personal authority, it is the authority that a manager possesses due to their personal qualities, expertise and leadership ability. अब आप मैनेजर हैं लेकिन आप में कुछ पर्सनल क्वालिटीज हैं, एक्सपर्ट हैं, लोग आपसे सलाह मांगने आते हैं, आप उन्हें कोई काम कहते हैं पर्सनल ग्राउंड पर, वो आपका काम भी वो करते हैं, तो ये हो जाती है हमारी पर्सनल अथॉरिटी। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमेशा बैलेंस होना चाहिए। फ्योल ने एम्फेसाइज किया है importance of maintaining a balanced authority or responsibility. Otherwise, a manager should have the necessary authority to carry out responsibility. मतलब दूसरे शब्दों में कहें, एक मैनेजर के पास अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक सही बैलेंस होना चाहिए, उसके पास उतनी अथॉरिटी हो जितना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभा सके, या अपने काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभाने के लिए उसके पास सफिशिएंट अथॉरिटी होनी चाहिए। अगर इनमें कोई इम्बैलेंस होता है तो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में हिंड्रेंस और इनएफिशिएंसी आती है। थर्ड हेडिंग है हमारा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का बहुत बार स्टूडेंट्स मतलब गलत निकाल आते हैं, स्कूल में मार पिटाई उन्हें डिसिप्लिन लगती है, बिल्कुल भी नहीं। रिमेंबर, आप एक होटल में गए, नाइट स्टे करा, उस नाइट स्टे में ये कंडीशन है कि आप दोपहर 2 बजे चेक इन करेंगे और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 12 बजे चेकआउट करेंगे। अब अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के, होटल के इस पॉलिसी को फॉलो करते हैं तो आप डिसिप्लिनेरियन पर्सन हैं। तो डिसिप्लिन का मतलब होता है अडेरेंस टू द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। आप ऑर्गेनाइजेशंस के रूल को फॉलो करें और जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट हुआ है कंपनी के साथ, आप उसे भी फॉलो करें। दैट आर एसेंशियल फॉर द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और जब तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथनेस काम की बिल्कुल नहीं आएगी। एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट जो है हमेशा गाइडलाइंस जो भी हैं उनको फुलफिल करें, ये उनका ऑब्लिगेशन बनता है कि दोनों के दोनों गाइडलाइंस को फॉलो करें। अगर हम बात करते हैं डिसिप्लिन की, एक मैनेजमेंट और लेबर यूनियन के बीच में एग्रीगेट होता है। वर्कर्स को एक्स्ट्रा आवर्स काम करना पड़ेगा without additional payment to help company recover from losses. In return, management has promised to increase workers' wages once the mission is accomplished. फिलहाल कंपनी लॉस में, मैनेजमेंट ने वर्कर्स के साथ प्रॉमिस किया कि आप एक्स्ट्रा आवर्स काम करो, जब कंपनी हमारी प्रॉफिट्स में आ जाएगी तो हम आपकी सैलरी या वेजेस इंक्रीज कर देंगे। अब डिसिप्लिन के कंटेक्स्ट से क्या होगा, मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों को इसको फॉलो करना है, मतलब वर्कर्स एक्स्ट्रा टाइम दें और मैनेजमेंट जब अपने लॉस को कवर करके प्रॉफिट्स में आए तो उनको प्रॉफिट्स से अपने स्टाफ की वेजेस को इंक्रीज करना चाहिए। अब किसी भी डिसिप्लिन के अंदर 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। गुड सुपीरियर, इफेक्टिव डिसिप्लिन तब आएगा जब आपके पास कॉम्पिटेंट सुपीरियर होगा, वो फेयर होना चाहिए, ये नहीं कि उसके अंदर बायस नेचर हो, अपने स्टाफ के लिए डिवीजन उसने कर रखा अपने स्टाफ में, सॉरी, जेंडर के हिसाब से, कास्टिज्म के हिसाब से, तो ऐसा बॉस कभी भी एक अच्छा डिसिप्लिनेरियन नहीं हो सकता। क्लियर और फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए डिसिप्लिन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन का बिल्कुल फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में। जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, हर इनडिसिप्लिन एक्ट के लिए हर एक के लिए सेम पेनल्टीज नहीं हो सकती। कैसे? अगर एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में साल में एक बार आधा घंटा लेट आता है तो उसके लिए पेनल्टी क्राइटेरिया कुछ हो, या इवन देन उसको सिंपल एक रिमाइंडर दिया जा सकता है बी ऑन टाइम। बट एक एम्प्लॉय परमानेंट ही हर हफ्ते 1 या 2 बार लेट आ रहा है आधा आधा घंटा, तो आप उस पर पेनल्टी लगा सकते हैं। तो एक तरीके से जुडिशियस सिस्टम होना चाहिए। एमसीक्यू, अकॉर्डिंग टू फ्योल व्हाट डज डिसिप्लिन इन मैनेजमेंट इन्वॉल्व? मैनेजमेंट में डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? एनकरेजिंग एम्प्लॉयज टू ब्रेक ऑर्गेनाइजेशनल रूल, ये तो बिल्कुल भी नहीं। ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, ऑफ कोर्स ये हम लोगों ने अभी मीनिंग के अंदर इसमें पढ़ा था। एडेरेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट, बिल्कुल भी नहीं। एंड ये चीज मैंने अभी आपको बताई थी, डिसिप्लिन डजंट मीन स्ट्रिक्टनेस, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को मानना डिसिप्लिन। अप्लाइंग पेनल्टीज, ये तो बिल्कुल भी नहीं। नाउ द नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड को समझने से पहले आप एक एग्जांपल समझें। हम एक एज्यूम करें कि एक सेल पर्सन है और वो मैक्सिमम डिस्काउंट देकर अपनी सेल को हमेशा एनहेंस करते हैं।
मार्केटिंग मैनेजर ने कहा कि आप 10% डिस्काउंट दीजिएगा, मतलब जो उसका बॉस है मार्केटिंग मैनेजर, वो सेलमैन को कह रहे हैं कि आप 10% का डिस्काउंट देके सेल को एनहेंस करें। और जबकि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दिए कि 5% से ज़्यादा का डिस्काउंट बिल्कुल नहीं देंगे, फर्म हमारी लॉस में चली जाएगी। इस सिनेरियो में यूनिटी ऑफ कमांड हमारा बिल्कुल वायलेट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर दो बंदों से, दो सुपीरियर से ऑर्डर मिला। अब अंडरस्टूड है, सेलमैन तो कंफ्यूज हो गया कि अगर वो 10% का डिस्काउंट ऑफर नहीं करेगा तो सेल नहीं निकलेगी, और अगर 5% से ज़्यादा का डिस्काउंट देगा तो फर्म लॉस में जाएगी। तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है वन एंड ओनली वन बॉस, कि आप हमेशा एक ही बॉस से ऑर्डर लें। हमेशा ये पूछा जाता है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होता है, तो आंसर आ जाता है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड जो होता है कहीं ना कहीं मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को रिजेंबल करता है, क्योंकि वहां पर एक चेन ऑफ कमांड है एक। अब यहां पर फ्योल ने क्या कहा है कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि एक ही बॉस होना चाहिए हर एक एम्प्लॉय का, वन एंड ओनली वन बॉस फॉर ईच एम्प्लॉय। इफ एम्प्लॉय रिसीव ऑर्डर फ्रॉम टू सुपीरियर, तो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड वायलेट होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमेशा जो ऑर्डर है वो एक सुपीरियर से मिलना चाहिए, और आप उसी सुपीरियर के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होने चाहिए। अब अगर हम ये चाहते हैं कि ड्यूअल सबऑर्डिनेशन ना हो, मतलब एक बंदा दो से ऑर्डर ना ले, इस डायग्राम में देखें, अगर इनको दो लोगों से ऑर्डर मिलता है तो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी टीम कंफ्यूज हो जाएगी। तो फ्योल ने यही बात बोली है कि इनको एक ही आदमी से ऑर्डर मिलना चाहिए ताकि ड्यूअल सबऑर्डिनेशन को हम अवॉइड कर सकें। नाउ द नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसके अंदर हम एक एग्जांपल लेंगे कि एक कंपनी जो है मोटरसाइकिल और कार दो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को अप्लाई करने के लिए हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि कंपनी को दो अलग अलग डिविजन्स बनाए, मोटरसाइकिल वाली अलग, कार वाली डिवीजन अलग, और हर एक डिवीजन जो है एक हेड के अंडर में होनी चाहिए। सपोज करिए ये जो डिवीजन है ये कार डिवीजन है, और ये जो है सिर्फ एक ही हेड के अंडर में है, और ये इसी की ही गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है। द वर्किंग ऑफ दीज टू डिवीजन शुड नॉट ओवरलैप टू मेंटेन फोकस एंड कोऑर्डिनेशन, और ये जो सी दोनों यूनिटें एक दूसरे को ओवरलैप बिल्कुल भी ना करें। हेनरी फ्योल ने इस बात पे एम्फेसाइज करा है, ऑल यूनिट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्क टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव, कि जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में यूनिट्स हैं उनका टारगेट हमेशा ऑब्जेक्टिव एक होना चाहिए। ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज विद द सेम ऑब्जेक्टिव शुड हैव वन लीडर एंड वन प्लान, और एक डिपार्टमेंट का, एक ग्रुप का जो भी टारगेट हो वो वन लीडर वन प्लान के हिसाब से होना चाहिए। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों होता है? दिस प्रिंसिपल एंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट्स आर अलाइन्ड एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स कॉमन गोल। आप खुद सोचेगा, अगर सबकी गाइडलाइंस डायरेक्शंस अलग अलग होंगे तो आपको क्या लगता है ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को हम मीट आउट कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं मीट आउट कर पाएंगे। और यही हमारी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मेन इंपॉर्टेंस है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के हेल्प से हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को इजीली मीट कर पाते हैं। Now analysis of unity of direction. What is the primary purpose of unity of direction? First, encouraging internal competition. बिल्कुल भी नहीं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में पूरा का पूरा ग्रुप जो है एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो कंपटीशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। Ensure that each division operates independently. ये भी नहीं। हर एक डिवीजन जो है एक ही डायरेक्शन में काम करेगी। Aligning all units towards the same objective. If you remember, हम लोगों ने ये वाली लाइन पढ़ी थी कि सारी की सारी जो है अलाइन होनी चाहिए एक ही ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। एलिमिनेट द नीड फॉर सेपरेट डिवीजन, ये तो बिल्कुल ही इररिलेवेंट है। नाउ द लास्ट इज सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इन जनरल इंटरेस्ट। इसके लिए आपको एक एग्जांपल बहुत अच्छे से समझना चाहिए। हम ये मान के चलते हैं आप और आपके फ्रेंड जो है एक गेम खेल रहे हैं क्रिकेट का, और आपने डिसाइड करा है टू टीम्स बनाने के लिए, एंड वन ऑफ योर फ्रेंड रोहित एक बहुत ही अच्छा बैट्समैन है। अब होता क्या है कि जो रोहित बहुत अच्छा बैट्समैन है वो ये चाहेगा कि इस टीम के अंदर मैं मैक्सिमम स्कोर लूं, मैन ऑफ द मैच लूं। रोहित एक फैंटास्टिक बैट्समैन है, ही लव्स टू बैट बिकॉज इट्स अ फन, ही इज रियली गुड एट इट, ही wants to bat for a long time to secure lots of run because it makes him happy. रोहित
चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग आवर्स तक बैटिंग करे, वो उसको सेटिस्फाई करता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर ले। अब जर्नल इंटरेस्ट, जर्नल मतलब ग्रुप का इंटरेस्ट क्या है। अब सीधी सी बात है, ग्रुप मतलब टीम का इंटरेस्ट क्या है। अंडरस्टूड है, खाली रोहित तो नहीं खेल रहा ना, पूरी एक टीम है। टीम का इंटरेस्ट क्या है, गेम। द मेन गोल इज टू एंजॉय क्रिकेट गेम। पूरी टीम चाहती है कि हम इस गेम को एंजॉय करें, एक फेयर मैच हो और इस बात पर श्योर रहें कि हर एक को बैट और बॉल का चांस आना चाहिए। इट इज नॉट जस्ट अबाउट रोहित हैप्पीनेस, मतलब पूरा का पूरा गेम सिर्फ खाली रोहित के लिए नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर रोहित के इंडिविजुअल इंटरेस्ट और टीम के इंटरेस्ट को बैलेंस करना पड़ेगा। इफ रोहित कीप्स बैटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट डजंट गिव अदर्स अ चांस, इट माइट स्पॉइल द गेम। रोहित अगर बहुत टाइम तक बैटिंग करता रहेगा तो कहीं ना कहीं गेम स्पॉइल हो जाएगा, जो टीम है वो डिससेटिस्फाई हो जाएगी। पीपल माइट गेट बोर्ड और अपसेट बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग टू प्ले। तो एक तरीके से इस प्रिंसिपल में फ्योल ने क्या बताया, नो वन पर्सन इंटरेस्ट डिस्टर्ब द ओवरऑल फन एंड फेयरनेस ऑफ द गेम, कि एक आदमी का इंटरेस्ट पूरे गेम पे भारी नहीं पड़ना चाहिए। और यही बात फ्योल के प्रिंसिपल में आती है। द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय, कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट मतलब जो लार्जर इंटरेस्ट है वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए रादर देन किसी एक इंडिविजुअल के। फ्योल ने इस बात पे एम्फेसाइज दिया है कि कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, गोल है, वो हमेशा हाई प्रायोरिटी पर होना चाहिए। अब वही पॉइंट जो हमने गेम वाले के अंदर देखा था, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। इन एनी वर्क प्लेस एम्प्लॉयज हैव देयर इंडिविजुअल इंटरेस्ट, जैसे हर एक एम्प्लॉय चाहता है कि उसकी सैलरी ज्यादा से ज्यादा हो और काम का लोड कम से कम हो। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को हम लोग कभी भी बाईपास नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को हम लैग करें और स्टाफ को ज्यादा से ज्यादा सैलरी दे दें और वर्कलोड कम कर दें। फ्योल सजेस्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट शुड प्रिवेल ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ऑर्गेनाइजेशन मतलब सबसे पहले आप ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को पूरा करो, तब आपको सैलरी अच्छी मिलेगी। इस प्रिंसिपल की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता किसी एक पर्सन के टारगेट को लेकर। नाउ एनालिसिस सेक्शन। फ्योल के अकॉर्डिंग हमें हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल इंटरेस्ट से भी पहले किस इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन, ये तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट ही है। जनरल इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर, रिमेंबर जनरल इंटरेस्ट का मतलब होता है ग्रुप गोल या ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। तो ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशनल या ग्रुप के गोल को ही हम हमेशा किसी भी एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट से पहले प्रायोरिटी देंगे। इंडिविजुअल एम्प्लॉय ये तो बिल्कुल भी नहीं है। पर्सनल गेन ये तो होगा ही नहीं। तो आज हम लोगों ने फ्योल के 14 में से 6 प्रिंसिपल्स करें। आप इन सब के स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा और एग्जाम में आप इसको एज इट इज लिख कर आएंगे, यू विल बी अवॉर्डेड फुल मार्क्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम बचे हुए प्रिंसिपल्स को कवर करेंगे। एंड एज आई ऑलवेज से, चीजें कभी भी मुश्किल नहीं होती, हमें सिर्फ उन्हें आसान बनाना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच।